तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। तो आज हमें जो है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का डेरिवेशन करना है। राइट, इट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये एक फ्री पार्टिकल है जो कि एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में ट्रैप्ड है। इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की सपोज विड्थ जो है वो L है। राइट, नाउ जब ये वेव पैकेट इनसाइड द बॉक्स होगा, गुड मॉर्निंग सर। जब ये वेव पैकेट इनसाइड दी बॉक्स होगा तो इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रही है, इसलिए ये एक फ्री पार्टिकल है। और एट द बाउंड्री ऑफ द बॉक्स दैट इज x is equal to 0 and x is equal to L and outside the box that is x less than 0 and x greater than L, इसका वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, तो इसकी जो पोटेंशियल होगी वो एट द बाउंड्री एंड आउटसाइड द बॉक्स इनफाइनाइट होगी। राइट, so let us consider a free particle in one dimensional potential box of width L. इसका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एज Vx is equal to infinity for x less than equal to 0, यानी कि हम किनारे की और बाहर की बात कर रहे हैं, and x greater than equal to L, right? and Vx is equal to 0 for 0 less than x less than L. तो ये बाउंड्री कंडीशन इस पार्टिकल के ऊपर डिफाइंड है। राइट, नाउ जब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज लेगा, अटेन करेगा, लाइक E1 E2 E3 EN, ये डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज होंगी। इन एनर्जी वैल्यूज के सेट को आइगन वैल्यूज कहते हैं, और हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आइगन फंक्शन का एक सेट है। राइट, psi1 psi2 psi3 एंड psi n। राइट, नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ्री पार्टिकल बॉक्स के सेंटर से बॉक्स की बाउंड्री की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रही है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी और एनर्जी फंक्शन और वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और ये वेव पैकेट अनंत समय तक डिके नहीं करेगा। राइट, सो इट विल नॉट डिके विद टाइम, और इसी वजह से क्योंकि इसका एनर्जी फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इन आइगन वैल्यूज को और इन आइगन फंक्शंस को निकालने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। राइट, वी विल यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ energies and the wave function. Right, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। राइट, नाउ लेट मी कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये हम जानते हैं ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी इस केस के लिए। राइट, क्योंकि इसकी एनर्जी फंक्शन और इसका वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और श्रोडिंगर इक्वेशन एनर्जी फंक्शन और वेव फंक्शन में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेगी। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज का सेट मिलेगा, इसके नंबर ऑफ n सॉल्यूशंस होंगे। राइट, और हमें आइगन फंक्शंस का सेट मिलेगा। राइट, तो ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 psi x by dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi x इज इक्वल टू 0। v 0 है तो इसलिए e माइनस v नहीं आएगा। राइट, नाउ जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, आपको पता है ये पार्टिकल बॉक्स के सेंटर से एंड्स की तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका जो वेव फंक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, नाउ मैं आपको एक 12th की 11th की एक पढ़ी हुई इक्वेशन याद दिलाता हूं जिसको आपने 11th में पढ़ा है। देखो d2, ये आपने 11th में पढ़ा है, d2y by dt स्क्वायर, राइट, प्लस ओमेगा स्क्वायर y is equal to
जीरो, राइट। ये आपने इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ी है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, राइट। जहां y जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो चीज आ रही है ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है, राइट। और ये ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नाउ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं वेव फंक्शन ले सकता हूं, क्योंकि वेव फंक्शन बॉक्स के सेंटर से जब वो पार्टिकल एंड की तरफ जा रहा है तो पोजीशन के साथ ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट x के साथ हो रहा है, तो इस y की जगह मैं साई x को ले सकता हूं, राइट। ये एक्स स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे तो टी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ मैं एक्स स्क्वायर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बात हम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो पोजीशन के चेंज होने से, एक्स के चेंज होने से, जब आप बॉक्स के सेंटर से किनारों की तरफ आ रहे हो, राइट, तो आपकी बात वैलिड हो रही है, नॉट विद टाइम। तो इसीलिए आप यहाँ पे टी की जगह एक्स स्क्वायर को यूज कर रहे हो। और ये अल्फा स्क्वायर मैंने यहाँ ओमेगा स्क्वायर की तरह से कोई कांस्टेंट ले लिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे के मन में कि जी अल्फा क्यों नहीं लिया, अल्फा क्यूब क्यों नहीं लिया, अल्फा स्क्वायर ही क्यों लिया। क्योंकि मैं ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये इसका जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये जो है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन की इक्वेशन होती है, तो उसी के आधार पे मैंने ये इक्वेशन बनाई है, d2 साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड, राइट। नाउ ये जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन आ रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इनको हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो जब मैंने इसको कंपैरिजन किया तो मुझे अल्फा स्क्वायर मिला 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पर, ये अल्फा स्क्वायर इसके साथ कंपैरिजन करने से ये इसके इक्वल आया, राइट। नो बेटा, अगर मुझे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेसिकली मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, वेव फंक्शन की, साई एक्स की, ठीक। नाउ क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो बेटा वेव फंक्शन किस नेचर का होगा, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के रूप में होगा। बेसिक बात है बिल्कुल मैथ्स की। अगर कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका वेव फंक्शन किस नेचर का होगा, साइन एंड कोसाइन फंक्शन के रूप में होगा, राइट। तो इसीलिए जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। टेक इट एज इक्वेशन 4। यहां पर ए जो है कोई कांस्टेंट है और बी भी कोई कांस्टेंट है, या तो ये साइन फंक्शन होगा या कोसाइन फंक्शन होगा, तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन फंक्शन कब होता है, जब डिस्टरबेंस मीन पोजीशन से होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन कोसाइन फंक्शन कब होता है, जब डिस्टरबेंस एक्सट्रीम पोजीशन से होता है। तो दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम ये देख पाएंगे कि ये जो बी है ना ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, केवल ये वाली टर्म रह जाएगी। तो कोसाइन टर्म गायब होने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल कभी भी बॉक्स के एंड से मोशन शुरू नहीं करेगा, क्योंकि बॉक्स के एंड पर ये पार्टिकल मैंने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये मोशन हमेशा बॉक्स के सेंटर से शुरू करेगा। समझ रहे हैं बात को, ये फिजिक्स है, बाकी तो मैथ्स लगेगी इसमें, बट फिजिक्स क्या कहना चाह रही है कि ये बी जीरो आते ही ये टर्म गायब होती है, तो ये साइन फंक्शन के रूप में रह जाएगा। तो मोशन इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स टुवर्ड्स एंड्स, नॉट फ्रॉम द एंड्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है बात। अब अगर मुझे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो कंडीशन का यूज करूंगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है, पाई जो है वो जीरो है, ठीक है। कहां पर, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू एल पर, ये आपको पता है बाउंड्री कंडीशन है कि एंड पॉइंट पर जो वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो x जीरो और x इक्वल टू एल पर साई जीरो। तो हमने बेटे वैल्यू लगाई, साई x की जगह जीरो रखा, अल्फा जीरो, क्योंकि x की वैल्यू में जीरो ले रहा हूँ, तो भाई म्यूट कर ले बना यार। क्लियर है। तो ये अगले स्टेप पे मुझे क्या मिलेगा, यहां तक बात क्लियर आ रही है। देखो ए साइन जीरो ये वाली टर्म जीरो आ रही है, तो ये बी कॉस जीरो 1 होता है, तो बी जीरो आ रहा है। ये हमें एक चीज मिल रही है, बी जीरो है, यानी कि ये वाली टर्म है ही नहीं और ये वाली टर्म होगी भी नहीं, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के एंड पर होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है ये।
तो ये देखिए ये b cos 0 0 हो जाएगा, तो b को 0 मान लिया। दूसरी मेरे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब x l है तो साई 0 है। ठीक, तो मैंने दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, साई को 0 किया, x की जगह l किया, तो ये बनी a sin अल्फा l प्लस b cos अल्फा l इज इक्वल टू 0। ठीक, ना ये वाली टर्म तो 0 प्रूव हो गई ऊपर से क्योंकि b 0 है, तो यहां से मुझे क्या मिला a sin अल्फा l इज इक्वल टू 0। तो अल्फा l क्या हो सकता है प्लस माइनस n पाई। ठीक है, साइन 0 कब होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इस तरह। तो एक इंटीजर ले लीजिए, नेगेटिव भी चल सकता है पॉजिटिव भी चल सकता है, तो अल्फा l इज प्लस माइनस n पाई। तो पॉजिटिव लिया अगर मैंने तो अल्फा l को n पाई मान लिया, तो अल्फा कितना हो गया n पाई बाई l। टेक इट एज इक्वेशन 5। नाउ मैंने इस अल्फा को, अल्फा स्क्वायर को ऊपर क्या माना हुआ था 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैंने इस अल्फा का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, n पाई बाई l का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये अगले स्टेप में बना n पाई बाई l होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2men अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। क्लियर है यहां तक बात? बेटे ब्रैकेट खोला, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर 2men h क्रॉस स्क्वायर। तो en कितना हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर। ठीक है, और 2m नीचे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो ये हमारी आइगन वैल्यू प्रूव हो गई, एक पार्ट हमारे इस डेरिवेशन का पूरा हो गया, आइगन वैल्यू आ गई। क्लियर हो रही है बात? अब हमें निकालना है आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शन तब आएंगे जब इस a की वैल्यू मालूम हो, क्योंकि पीछे वाले पेज से ये जो साई एक्स a sin अल्फा एक्स प्लस b cos अल्फा एक्स, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो ये साई एक्स इज इक्वल टू a sin अल्फा एक्स आ रहा है। तो यही तो वेव फंक्शन है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह की वैल्यू मुझे चाहिए, बट वो मुझे तभी मिलेगी जब मुझे a की वैल्यू पता हो। समझ रहे हैं? तो a की वैल्यू कैसे आएगी वो हमें देखनी है। तो बेटे इसमें हमें पहले तो हम इस आइगन वैल्यू को डिफाइन कर देंगे कि ये एनर्जी की वो वैल्यूज हैं जो कि कोई फ्री पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में अटेन करता है। ये वैल्यूज डिस्क्रीट होती हैं, नॉन इक्विस्पेस्ड होती हैं, ये मैंने आपको बताई थी कल बात, और इन वैल्यूज को आइगन वैल्यूज कहते हैं। राइट, हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये हमें आइगन फंक्शंस का सेट मिलेगा। नाउ बेटे हमें आइगन फंक्शन कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये फ्री पार्टिकल बॉक्स के अंदर क्या है नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, इसका वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर कैसा है नॉर्मलाइज्ड है, और बॉक्स के किनारों और बॉक्स के बाहर कैसा है ऑर्थोगोनल है। तो नॉर्मलाइज मतलब 0 लेस देन x लेस देन l बाउंड्री कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 100%, 1। ठीक ना बेटे, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी, प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, ठीक है, उसको हम करेंगे। देखो एक छोटी सी लेंथ dx पर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मोड साई n स्क्वायर है, ये मैंने आपको बताई थी ना, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। राइट, यहां तो हम वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर छोटी सी लेंथ dx पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मोड साई n स्क्वायर है, एक यूनिट वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मोड साइन स्क्वायर है, तो dx में कितनी होगी मोड साइन स्क्वायर dx, ये होगी। ठीक, तो पूरे रीजन में पूरे बॉक्स में कितनी होगी, कहां से कहां तक है बॉक्स 0 से लेकर l मोड साइन स्क्वायर dx, इसको हमें 1 लिख देना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% है, ये इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। क्लियर? नाउ हम साइन साई n ऊपर से जो इक्वेशन वो a साइन अल्फा एक्स प्लस b cos अल्फा एक्स वाली आ रही है, b cos अल्फा एक्स तो खत्म हो गया, उससे हम इस साइन n की वैल्यू को रख सकते हैं एज p इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से l a साइन अल्फा एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ये हम ला रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक बेटा, स्क्वायरिंग करो 0 से l a साइन अल्फा की जगह ये रख सकते हो n पाई बाई l, अल्फा तो ये है ही, तो अल्फा की जगह रखा है n पाई बाई l x
स्क्वायर dx इजिकल टू 1। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक, 0 से l a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई बाई l x dx इजिकल टू 1। ठीक, ये बेटे साइन स्क्वायर थीटे वाला इंटीग्रेशन कैसे करते हो तुम, इसको ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ 2 लाओगे, यहाँ से डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, वही तुम्हें मैथ्स का तरीका पता है। तो बेटे ये मैंने ऊपर नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला a स्क्वायर बाई 2, 0 से l 2 साइन स्क्वायर n पाई बाई l x dx इजिकल टू 1। ठीक, नाउ 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, तो ये बना a स्क्वायर बाई 2, 0 से l 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2n पाई बाई l x dx इजिकल टू 1। क्लियर। तो अब तुम इसे ब्रेक कर लो, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ठीक, तो ये बना a स्क्वायर बाई 2, 0 से l dx माइनस a स्क्वायर बाई 2, 0 से l cos 2n पाई बाई l x dx इजिकल टू 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बेटा dx का वो क्या होगा, इंटीग्रल x। ठीक, तो a स्क्वायर बाई 2 x 0 से l माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन 2n पाई बाई l x cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 ना होके ये पूरा स्केलर है, ये जो पूरा अंदर टर्म आ रहा है 2n पाई बाई l, ये पूरा ही नंबर है। तो आप इसको भाग करेंगे 2n पाई बाई l को, जैसे cos 2 थीटा में sin 2 थीटा बाई 2 कहते हो, तो इसमें cos 2 थीटा ना होके ये पूरा ही स्केलर है 2 की जगह, तो ये पूरा भाग में आ जाएगा। तो ये बना sin 2n पाई बाई l x 0 से l इक्वल टू 1। तो ये बना a स्क्वायर बाई 2, ये बेटे l आएगा, l माइनस 0 l। ठीक, माइनस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ l रखो पहले, अपर लिमिट l से l कैंसिल हो गया। ठीक, a स्क्वायर बाई 2, पहले तो इसे l को ऊपर ले लो तुम, ये बना l अपॉन 2n पाई। तो बेटा जब मैंने l रखा है इसको, तो l से l कैंसिल हुआ, मुझे क्या मिला, साइन 2n पाई माइनस x को 0 रखो लोअर लिमिट, तो साइन 0 इजिकल टू 1। साइन 2n पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो ये बना a स्क्वायर बाई 2l माइनस a स्क्वायर बाई 2 l अपॉन 2n पाई, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, खत्म हो गई। ठीक, इजिकल टू 1। तो मुझे मिला a स्क्वायर बाई 2l इजिकल टू 1, जिसका मतलब है a इजिकल टू होल रूट 2 बाई l, ये a की वैल्यू है। ठीक, तो बस इस a की वैल्यू को साई n वाले इसमें रख दो, क्योंकि साई n क्या है, a साइन n पाई बाई l x। ठीक, तो ये बना होल रूट 2 बाई l साइन n पाई बाई l x। तो ये nth आइगन फंक्शन है। अगर फर्स्ट लिखाओगे तो n को 1 करेंगे, सेकंड के लिए n को 2 करेंगे, थर्ड के लिए n को 3 करेंगे, फोर्थ के लिए n को 4 करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का सेट मिल रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग सेट ऑफ आइगन वैल्यू एंड ऑफ आइगन फंक्शन बाय सॉल्विंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा बहुत, मैं रिपीट करा रहा हूं, कुछ पूछना है इन पेजेस में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। ये सभी बच्चे इस डेरिवेशन को पक्का करेंगे। और ओके सर, इसको म्यूट कर लो, प्रिंस बालियान आपका तो हमेशा ही खुला रहता है, इसको आप म्यूट कर लीजिए। कर दिया जी। हाँ ठीक है, क्योंकि ये नॉइस जो है दूसरों को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। तो बेटे ये डेरिवेशन है, जो लोग लेट ज्वाइनिंग है मैं उसके लिए थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका है ये, और जो सीआर है वो अटेंडेंस भी ले लेगा, क्योंकि कोई बच्चा लीव ना करे क्लास में जब तक अटेंडेंस नहीं लग रही है। ठीक है, तो मान लो ये एक फ्री पार्टिकल है जो कि एक 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है विद द बाउंड्री कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन l, राइट। इस बॉक्स की जो विड्थ है वो l है। ठीक, नाउ इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रहा है क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है, तो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल फंक्शन होगा वो 0 होगा, और बॉक्स के एंड्स पर और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल फंक्शन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो इस रूप में लिखा जाएगा, Vx इज इंफिनिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू l, एंड Vx इज 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन l। ठीक है,
नाउ ये पार्टिकल जब वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में होता है तो ये एक सेट ऑफ परमिटेड एनर्जी वैल्यूज रखता है, ठीक है। इन सेट ऑफ परमिटेड एनर्जी वैल्यूज जो कि डिस्क्रीट होती हैं, नॉन इक्विस्पेस्ड होती हैं, इनको आइगन वैल्यूज कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का नियम भी है कि वेव पैकेट एक डेफिनेट एनर्जी लेता है, क्लासिकल की तरह कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये आइगन फंक्शंस के सेट्स हो गए। अगर n आइगन वैल्यू है तो n आइगन फंक्शन होंगे, ठीक है। तो हमें ये एक्चुअली एनर्जी और वेव फंक्शंस के वैल्यूज आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। नाउ जब ये वेव पैकेट बॉक्स के सेंटर से बॉक्स के एंड्स की तरफ ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। और इसका स्ट्रेंथ भी टाइम के साथ इंडिपेंडेंट पीरियोडिकली चेंज करेगा, यानी कि वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। तो एनर्जी फंक्शन और वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इनको निकालने के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये तभी निकलती है, लगती है जब कोई पार्टिकल बाउंड्री कंडीशन में ट्रैप्ड होता है। और फिजिक्स में वही होता है, हम ऐसे पार्टिकल थोड़ी ना स्टडी करते हैं जो टाइम के साथ डेड हो रहा है या बढ़ रहा है। इसलिए ज्यादातर फिजिक्स की प्रॉब्लम में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर को ही लगाते हैं, ठीक है। नाउ आगे की बात है थोड़ा। नाउ ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। डी टू साई एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आइगन वैल्यूज है और आइगन फंक्शंस है। नाउ क्योंकि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बॉक्स के सेंटर से बाउंड्री की तरफ, ठीक है, तो ये इसका जो वेव फंक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप जानते हो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से ही मैं लाया हूँ 11th में। आप जानते हो डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो उस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप कोई कांस्टेंट ले लो अल्फा स्क्वायर, ठीक। और वाई की जगह आप ये वेव फंक्शन ले लो जो कि पोजीशन का फंक्शन है साई एक्स। और टाइम की जगह आप ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन ले लो एक्स, क्योंकि टाइम ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनी, ये हमारी इक्वेशन 2 बनी। जब हमने इन दोनों को कंपैरिजन किया तो हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये मिली थी है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। नाउ जब हम इस SHM इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन का मतलब है साई एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक। तो हमें वो साई एक्स जो है साइन कोसाइन फंक्शन के रूप में मिलेगा, क्योंकि SHM में का सॉल्यूशन जो है साइन कोसाइन फंक्शन होता है, ये आप जानते हो, ठीक। तो ये साई एक्स मुझे मिला a साइन अल्फा एक्स प्लस b कॉस अल्फा एक्स, ठीक। ना मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई कि साइज 0 है एट एक्स इजिकल टू 0 एंड एक्स इजिकल टू l। तो पहले 0 रख के देखा तो ये बना a साइन 0 प्लस b कॉस 0 इजिकल टू 0, साई को भी 0 रखा तो मिला b कॉस 0 0 तो b 0, यानी कि सेकंड टर्म गायब हो गई। तो मैथ्स में तो ये सेकंड टर्म गायब आ रही है, बट फिजिक्स क्या कहती है? सेकंड टर्म गायब इसलिए हुई है क्योंकि ये पार्टिकल एंड्स पर है ही नहीं। कोसाइन फंक्शन तब होता है जब कोई SHM एंड से होता है, और साइन फंक्शन तब होता है जब कोई SHM मीन पोजीशन से होता है। तो मीन पोजीशन से हो रहा है तो इसलिए साइन फंक्शन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो आपने इस टर्म को 0 कर देंगे तो ये बना, जब आपने x को l रखा तो ये बना a साइन अल्फा l इज इक्वल टू 0, तो अल्फा l इज प्लस माइनस n पाई, ठीक है। साइन 0 कब होगा? जब थीटा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता है। तो ये प्लस माइनस n पाई आ गया, नेगेटिव भी हो सकता है बट हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अल्फा आया n पाई बाई l। ना हमने अल्फा स्क्वायर को ये रखा हुआ है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ऊपर इक्वेशन में, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये बना n पाई बाई l का होल स्क्वायर इज 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, स्क्वायर खोला n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर 2me n अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो en हो गया हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर। तो या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला आप एग्जाम में याद ज्यादा अच्छे से करेंगे, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, क्योंकि इसमें एच क्रॉस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पाई वाई का चक्कर आता है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, 8 वाले को। इसमें n क्या है? एनर्जी लेवल, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, l क्या है? विड्थ ऑफ द बॉक्स। ये सब आपको दी हुई होगी और आपको जो है एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी होगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड आइगन वैल्यू एंड सो। सर cos लैम्डा l को क्यों 0 रखा? कॉस इसको 0 क्यों रखा सर? यहाँ पर
यहाँ पर 0 क्यों रखा? हाँ जी। ये बेटे बी 0 आ रहा है, सॉरी, ये बी यहाँ पर, यहाँ से 0 आएगा। a sin 0 is 0, so b cos 0 is 0, so cos 0 is 1, so b is 0। आगे बात समझ में? तो जब b 0 है तो यहाँ पे b 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. 0, तो ये केवल ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आइगन वैल्यू आ गई। ना अगर हम अब फिजिक्स के बाद आप आइगन वैल्यू को थोड़ा डिफाइन कर दो कि आइगन वैल्यू है क्या। ये डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होती हैं जो कि नॉन इक्वी स्पेस्ड होती हैं। ठीक है, इनको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं, और हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होता है जिसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। अगर हम इन आइगन फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं, यानी कि अगर इन्हें जोड़ते हैं, तब हमें वेव पैकेट का वेव फंक्शन मिलेगा बॉक्स में। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। ठीक है, अब आइगन फंक्शन निकालने का सेकंड स्टेप है। आइगन फंक्शन कैसे आएगा? आइगन फंक्शन आएगा, आप जानते हो कि इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बाउंड्री कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन l में 100% है। 100% ये पार्टिकल अंदर होगा। ठीक, तो बेटे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालो पहले। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद dx से आप गुणा कर दो, क्योंकि एक छोटी सी लाइन dx पर कितनी होगी? mod psi n स्क्वायर dx। तो पूरे 0 से l पे कितनी होगी? इंटीग्रेशन 0 से l mod psi n स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लिया? क्योंकि इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, प्रोबेबिलिटी 100%। क्लियर? तो ये साइन एन की वैल्यू जो ऊपर से आ रही है उसको ए वाले को आपने यहाँ रख दिया, तो ए साइन अल्फा एक्स का होल स्क्वायर dx इज 1, इक्वेशन 4 से। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका स्क्वायर खोल दो, ये बना ए साइन एन पाई बाई एल एक्स स्क्वायर dx इज 1, स्क्वायरिंग खोला, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स dx इज 1। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आ रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ले आओ। तो 2 के लाने के लिए आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस 2 एन पाई बाई एल एक्स dx इज 1 कर दिया आपने। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2 0 से एल dx माइनस ए स्क्वायर बाई 2 0 से एल कॉस 2 एन पाई बाई एल एक्स dx इज 1। ठीक, इंटीग्रेशन खोलो, dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2। 2 इज अ नंबर, बट यहाँ नंबर इज 2n पाई बाई l, तो इसलिए भाग जो है वो 2n पाई बाई l से होगा। तो ये बना sin 2n पाई बाई l x 0 से l 2n पाई बाई l इज इक्वल टू 1। तो x को अपर लिमिट लगाया, l माइनस 0 इज l माइनस ए स्क्वायर बाई 2 l अपॉन 2n पाई। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना तो l अपॉन 2n पाई हो जाएगा ना। यहाँ पे आपने x को l रखा, l से l कैंसिल, तो साइन 2n पाई माइनस साइन 0, क्योंकि जब x को 0 रखोगे टर्म 0 हो जाएगी। साइन 2n पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई। तो ये बना ए स्क्वायर बाई 2l इज 1, तो a इज होल रूट 2 बाई l, बस a की वैल्यू लगा दो, तो साइन n आया होल रूट 2 बाई l साइन n पाई बाई l x। ठीक, ये हमारा nth आइगन फंक्शन। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर। अच्छा, इट इज ओनली 9:50, ओके, आई हैव टू कंटिन्यू फॉर 10 more minutes। तो आप मुझे बताओ अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो हम उसको फिर आगे डिस्कस करें। ये 2 टाइम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बहुत स्लो चल रहा हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम पीछे ही जाएंगे, अभी एग्जाम एकदम नहीं हो रहे हैं। तो हम इतने स्पीड से चले कि आपको सब बातें यहाँ बैठ के समझ में आती जा रही हूँ, और मैं वैसे ही चल रहा हूँ। तो आज का मेरा टारगेट इस डेरिवेशन को पूरा करना था। ठीक है, और मैं कल को लूंगा। कब होंगे सर? है ये मार्च में हो सकता है।